गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों में से कई बच्चों के जो प्रश्न रहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं 10th क्लास के, उनमें जो बच्चे टॉप आते हैं तो वो किस कदर टॉप आते हैं, किस कंडीशन में टॉप आते हैं, तो उसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरे अंत तक देखें जिससे आपसे कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। जैसा कि आपका सबसे पहला प्रश्न ये रहता है कि जो टॉपर बनते हैं वो कॉपी को किस तरीके से लिखते हैं या कॉपी में किस तरीके से उत्तर को सॉल्व करते हैं, तो ये प्रश्न का आपको आंसर जो है आज ज़रूर मिलेगा। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखें और जो है जो आपके क्वेश्चन हैं उनके सारे आंसर आप तक आज पहुंच जाएंगे, जिससे कि आप भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में या आपका कोई जो रिलेशंस में है या कोई भी XY या आपका फ्रेंड्स है उसको भी यह वीडियो ज़रूर दिखाएं, जिससे कि मध्य प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनमें टॉप करने की सबसे आसान जो ट्रिक है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि सर हम मध्य प्रदेश के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनमें किस कदर टॉप कर सकते हैं, मतलब कॉपी को किस कदर लिखना है, उत्तर किस कदर लिखना है, कि कौन सा आंसर कौन से पेज पे लिखा जाता है, कौन से प्रश्न को किस कदर पूछा जा रहा है तो उसका आंसर किस कदर दिया जाना है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो है ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ये कि सभी बच्चों के जो क्वेश्चन रहते हैं वो ये रहते हैं कि सर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, या कितने प्रतिशत पेपर टफ आता है, कितने प्रतिशत सिंपल आता है। तो ये सारे प्रश्नों के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक कॉपी शो कर रहा हूं जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जामिनेशन की टॉपर की कॉपी है, जिसमें से आप सीख सकते हैं कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो किस तरीके से आंसर को लिखते हैं या किस तरीके से उनका सोचना रहता है। तो चलिए सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश जो बोर्ड एग्जामिनेशन की परीक्षा का जो टॉपर रहा है विद्यार्थी उसकी कॉपी पे एक नज़र डालेंगे। देखिए, ये आपके सामने मैंने पेश की है मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की जो कॉपी है। इस प्रकार से आपको कॉपी मिलती है। ये मैंने एक टॉपर की कॉपी आपके सामने रखी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सामने वाले जो कैंडिडेट है, मतलब जो टॉपर रहा है, उसने कॉपी को किस तरीके से फिल किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपके राइट साइड में पेज नंबर 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे उसने किस तरीके से कॉपी में राइटिंग लिखी है। उसने कोई खास राइटिंग नहीं लिखी है, या ना ही उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, या अपन यूँ कहें कि उसकी राइटिंग बहुत ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक नज़र डालेंगे इसकी कॉपी पर जिस तरीके से इसने आंसर को लिखा है। बस इनमें आंसर को लिखने का तरीका ये है कि इसमें किसी प्रकार का क्रॉस नोट नहीं लगा हुआ है, या किसी प्रकार की इसने जो वर्ड लिखे हुए हैं उन पर डबल राइटिंग नहीं की हुई है। तो यही तरीके हैं जिन्हें देखा जाता है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कि बच्चे की क्वालिटी क्या है। यदि आप किसी भी आंसर को नोट करते हो और उस आंसर में जैसे कोई वर्ड आपका गलत हो जाता है तो आप उन पे जो पेंसिल्स है या जो आपका पेन है उसे कई बार रिपीट कर देते हो, मतलब क्रॉस लगाते रहते हो कई टाइम तक। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लेटर लिखा हुआ है, देखेंगे एक नज़र आप, ठीक है, जैसे कि ये नज़र आप देखेंगे, मान के चलो ये लिखा है नीचे आपका, ये लिखा है देखो, ये प्रश्न 22 का उत्तर। अगर मान के चलो ये आपकी गलती से गलत लिख गया तो आप इसे क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से आप उस पर पेंसिल चला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि आपको मान के चलो ये आपका जो है पहला लेटर गलत लिख गया, ये उपराष्ट्रपति, मान के चलो आपने इसे उपराष्ट्र लिख दिया, पूरा उपराष्ट्रपति नहीं लिख पाए आप, तो इसे 1 टाइम कट करेंगे, मतलब कि एक बार लाइन इस पे क्रॉस कर देंगे बस। उसके अलावा आप डबल राइटिंग इससे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि डबल राइटिंग से आपका जो सेशन है वो पूरा खराब हो जाता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो शिक्षा मंडल है वो किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछता है। क्योंकि अधिकतर बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर हम पूरी गाइड याद करें, पूरी किताब याद करें, क्वेश्चन बाहर से तो नहीं आ जाएगा, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन इनका एक सटीक आंसर आपके लिए ये रहेगा कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल सिर्फ उन प्रश्नों को पूछता है जो आपके सिलेबस में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो सोशल साइंस वो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वो सोशल साइंस के सिलेबस को डाउनलोड करेंगे या सिलेबस को प्राप्त करेंगे, या किसी भी टीचर्स पे उन्होंने सोशल साइंस का कोचिंग सेंटर ले
ले रखा है या ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, तो सबसे पहले वो सर से बात करेंगे कि सर सोशल साइंस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का आंसर पूछा जाता है। सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपको पता चल जाए कि मैं ग्वालियर जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको ग्वालियर जाने वाला हूँ और ग्वालियर में मुझे सिटी मॉल जाना है, मतलब कि डीडी मॉल जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने माइंड में घर से चलते वक्त एक प्लानिंग करूँगा कि मुझे ट्रेन में बैठना है, ट्रेन से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतरना है, उसके बाद रेलवे स्टेशन से मैं एक ऑटो पकड़ूंगा, उस ऑटो में बैठ के सीधे अपन डीडी मॉल पहुंच जाएंगे। तो ये अपनी प्री प्लानिंग है। तो इसी तरीके से आप अपने कम समय में और अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं हैं और आने वाली कई परीक्षाएं हैं। परीक्षाओं से रिलेटेड मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहा हूं। तो कोई भी परीक्षा हो उसका मेन लक्ष्य होना चाहिए अपना एम तक पहुंचना। जैसे आप 10th क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग से आप ज्वाइन करते हैं क्लासेस, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आज फर्स्ट डे है, आज सेकेंड डे है, पढ़ाई में लापरवाहियाँ रखते हैं। उसके बाद आपको फिर जब बिल्कुल परीक्षा का समय आ जाता है तब आप सोचते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए जाएं तो अपन पास आउट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, टॉपर कोई अलग से बन के नहीं आते हैं, आप लोगों के बीच में से ही कोई टॉपर बनता है, बस उसकी कुछ क्वालिटियां अलग होती हैं। जैसे मैं बता दूं, सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट यदि उसे पता चला मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं तो उसके बाद वो प्लानिंग करेगा कि सबसे पहले आज पूरे दिन में 6 सब्जेक्ट हैं तो मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना है। 4 से 5 घंटे किस तरीके से पढ़ेगा, वो लगातार कभी नहीं पढ़ेगा। सबसे पहले वो तय करेगा कि मुझे आज मैथमेटिक्स का 1.1 क्लियर करना है, मतलब उसने फाइनल किया है कि मुझे आज मैथमेटिक्स का 1.1 बिल्कुल क्लियर करके तभी अपने दूसरे सब्जेक्ट को उठाना है, दूसरा काम में तभी अपना मन लगाना है जब मेरा मैथमेटिक्स का 1.1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हालांकि अगर नोट किया जाए तो आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम स्टडी करने के लिए पूरे साल में सिर्फ 10 मंथ्स रहते हैं, ठीक है। 10 मंथ्स मतलब 2 मंथ्स आप हॉलीडे निकाल दो, उसके बाद 1 मंथ्स आप वो वाली हॉलीडे निकाल दो जिस तरीके से आपके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई या स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई या गवर्नमेंट छुट्टी आ गई, तो इस तरीके से आप 1 मंथ निकाल दीजिए। उसके बाद आपके पास बचते हैं 9 मंथ्स। 9 का मल्टीप्लाई अगर अपन 30 से करें तो टोटल जो है 9 3 कितने होते हैं, 27। तो अपने पास टोटल 270 दिन होते हैं। कितने, 270। यदि प्रत्येक सब्जेक्ट की अगर डील की जाए और प्रत्येक सब्जेक्ट में अपन एक सब्जेक्ट का एक दिन में टोटल 5 प्रश्न याद करें, टोटल कितने याद करें, 5 प्रश्न, तो अपने पास 270 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, इतने प्रश्न अपन को जो है प्राप्त हो जाते हैं। कितने प्रश्न मिल जाते हैं अपन को, 270 गुणा 5। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखिए कितने होते हैं। बताइए कितने हुए, आपने काउंट किए? तो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग आपके 1300 प्रश्न हो जाते हैं, मतलब कि 1350, लगभग 1200 से प्लस में चले गए, मतलब आपको एक सब्जेक्ट के 1200 प्रश्न याद हो चुके हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आपके सब्जेक्ट में टोटल 500-600 से ज़्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं है, 500-600 से ज़्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं है। यदि आप एक दिन में 3 से 4 प्रश्न भी कंप्लीट करते हैं तो मतलब आपका 9 महीने में सिलेबस इतना हो जाता है कि आप बिल्कुल टॉप रैंक पर खड़े हो जाते हैं। बस इसे करने का तजुर्बा प्रत्येक विद्यार्थी नहीं रखता है, क्योंकि वो रेगुलर खेलना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, इस तरीके की हरकतों को करके वो अपने समय को बर्बाद करता रहता है और जब एग्जाम आने वाले होते हैं तब उस चीज़ के प्रति जागरूक होता है और फिर सोचता है कि मुझे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और मैं टॉप भी कर जाऊं, तो इट्स इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो उसके लिए सबसे पहले प्री प्लानिंग, सब्जेक्ट की एक जायज़ा, सब्जेक्ट का जायज़ा लो, सब्जेक्ट कौन सा कितना बड़ा है, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं, कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक किस तरीके से एमपी बोर्ड में पूछा जा रहा है, तो ये आपकी प्री प्लानिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद अपन इसकी कॉपी को अपन ने देखा कि इसमें देखिए इस तरीके ने किस तरीके से बंदे ने लिखा है कि एक एक टॉपिक को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पढ़ के भी बताऊंगा, इसके नेक्स्ट पेज को देखने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए इसका नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, देखिए आपने इधर की तरफ
आपके लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो ये इसके लिखने का तरीका है। ना तो इसने ये डाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 फिर उत्तर क्रमांक 1, ना इसने ये डाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है या प्रश्न क्रमांक 1 फिर उसने प्रश्न उतारा हो फिर उसके बाद फिर उसने आंसर लिखा हो। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। उसने डायरेक्ट क्या किया है, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसके पास सबसे पहले आंसर शीट होती है और उससे भी पहले उसके पास प्रश्न पत्र होता है। तो आपको यहाँ कॉपी में प्रश्न उतारने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको प्रश्न जो है उतारने की आवश्यकता तब पड़ती है जब प्रश्न पत्र आपको नहीं दिया गया है। अब आपके पास प्रश्न पत्र नहीं है तो आपको प्रश्न उतारने पड़ेंगे कॉपी में, लेकिन अगर आपके पास प्रश्न पत्र है तो आपको कॉपी में प्रश्न उतारने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए इस बंदे ने क्या किया है कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, जिसमें से ए का चौथा सही है सड़क दुर्घटना, बी का दूसरा सही है 1962 ईस्वी में, सी का पहला सही है प्राथमिक। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले ये लिखा बीचों बीच में प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। देखिए उसने किस कदर लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये इसने लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, और इसने क्या किया, मान के चलो आपके प्रश्न पत्र में दिया होगा ए का कौन सा सही है, तो ए का अपना कौन सा सही है भाई चौथा, तो ये इसने लिख दिया। बी का कौन सा सही है दूसरा लिख दिया, सी का कौन सा सही है पहला, डी का कौन सा सही है तीसरा, ई का कौन सा सही है दूसरा, और उनके सामने उसने आंसर भी लिख दिए। मतलब उसने जाहिर कर दिया कि आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ ए का आंसर चौथा वाला सही है और चौथे वाले के सामने जो ऑप्शन दिया है वो मैंने ये नोट कर दिया है। तो इस प्रकार से आप भी इसी कंडीशन में अगर आप कॉपी को लिखते हैं तो सबसे पहले आपकी कॉपी को एक प्राथमिकता दी जाती है और आपकी कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से चेक भी किया जाता है। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड में पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो पाँचों सही होने के बाद इसे पाँचों के 5 नंबर मिले होंगे। उसके बाद उसके जस्ट नीचे उसने क्या किया, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ये उसने इसलिए किया है कि सबसे पहले आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो कॉपियाँ होती हैं उनमें पहले और दूसरे और तीसरे पेज पे मतलब कि सबसे पहले ओटी को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि सही विकल्प हैं, खालिस्तान हैं, जोड़ियां हैं, एक शब्द में उत्तर हैं, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उन्हें सबसे पहले आपको पेपर में करना होता है। भले ही आपको ये प्रश्न बाद में आ रहे हैं लेकिन इनके लिए आप पेज छोड़ के आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा है इस बंदे ने। कैसे लिखा है देखिए, भारतीय रेलवे विश्व में अब चौथे नंबर पर की रेल सेवा प्रणाली हो गई है। भारत में मौलिक अधिकारों की संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। पार्षद न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। एक लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। मतलब इसने क्या किया है, यहाँ पर आपको 1 वर्ड आंसर नजर आ रहे हैं, ये देखिए। तो 1 वर्ड आंसर इसने कैसे लिखे हैं कि प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, तो मतलब आ नंबर पे कोई प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर इसने ये लिख दिया, 12 नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर इसने ये लिख दिया। तो मतलब इसने क्या है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर को महत्व दिया, तो इसने वो आंसर नोट कर दिए। राइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे, इसने सत्य और असत्य को सॉल्व किया है। तो इसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 डाला, मतलब प्रश्न 4 का उत्तर, और इसने नीचे डाला आ। तो आ नंबर का जो प्रश्न है वो है असत्य, तो इसने क्या लिख दिया, आ के सामने असत्य, बा के सामने क्या लिख दिया असत्य, क्योंकि वो भी असत्य है। इसने इस तरीके से बिल्कुल साफ और स्वच्छ राइटिंग में इसने जो कॉपी को फिल किया है। साफ और स्वच्छ राइटिंग में जब कॉपी फिल होती है तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, कॉपी को चेक करने में टीचर का भी मन लगता है और टीचर के साथ साथ नंबर देने में भी काफ़ी मज़ा आता है कि फुल नंबर इसको दिए जाएं, क्योंकि बच्चे ने कॉपी को साफ एवं स्वच्छ लिखा है। यदि आप कॉपी में किसी प्रकार का क्रॉस नोट लगाते हैं या क्रॉस करते हैं कॉपी को, तो वो आपकी कॉपी उसी तरीके से चेक की जाती है जिस प्रकार आपको नंबर बहुत कम से कम मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे अपन आगे का पेज, इसका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। इसमें जोड़ियां हैं। जोड़ियां आप किस तरीके से बनाते हो, आपको जोड़ियां बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बनानी है। जैसे मैं आपको बता दूं, आकाशवाणी का मान के चलो द्वितीय क्षेत्र है, तो आपने क्या किया, यूं लिया द्वितीय क्षेत्र से मिला दिया। स्वामी विवेकानंद का आपको ये लगा, तो आपने इससे मिला दिया, इसका इससे, इसका इससे। इस तरीके से आपको जोड़ियां बिल्कुल भी नहीं मिलानी होती हैं। जोड़ी मिलाने का सबसे सटीक तरीका क्या होता है, आमने सामने लिखना। मतलब यदि आपको आकाशवाणी का सही आंसर पता है तो वो पेपर में कहीं भी लिखा हो, लेकिन आपको उत्तर में क्या करना है, नंबर डालना है, उसके सामने आकाशवाणी लिखनी है और उसके सामने करेक्ट आंसर लिखना है। जैसे 1957 इसका करेक्ट आंसर है, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट 1957 उसके सामने नोट कर दिया।
उसके बाद अपन देखेंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म। स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित हैं भाई? तो रामकृष्ण मिशन से। तो ये आमने सामने आपको जोड़ियां लिखनी है। यदि आप टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि मध्य माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में टॉपर रहें, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेनी है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर इसलिए करनी है कि आपको कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वो दोस्त आपकी कॉम्पिटिशन करेंगे और आप उनसे आगे निकल जाएंगे, राइट। उसके बाद देखिए इस बंदे ने क्या किया है, प्रश्न 6 का उत्तर। तो देखिए प्रश्न 6 का उत्तर इसने क्या लिखा है, एक सटीक आंसर लिखा है। तात्कालिक कारण क्या था, यह प्रश्न पूछा गया था और उसने आंसर लिखा। तात्कालिक कारण ये है, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों को राइफल में भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलतः मतलब कि प्रातः 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। यही घटना 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण बनी। मतलब इस देखिए इस प्रश्न में इसने क्या किया है, जितना उससे पूछा है उतना आंसर दिया है। उसके अलावा इसने कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं दिया है, ना फालतू आंसर दिया है, ना फालतू कोई शब्द लिखे हैं, ना इसमें कोई क्रॉस नोट बनाया है, ना किसी अक्षर को इसने काटा है। तो ये इसने सटीक आंसर लिखा है। ये देखिए उसके बाद इसका अगला पेज देखेंगे, कुछ प्रश्न पेज नंबर 6। तो प्रश्न 7 का उत्तर, इसी तरीके से देखिए नीचे प्रश्न 8 का उत्तर, प्रश्न 9 का उत्तर। तो मतलब इसने कॉपी को कितने अच्छे तरीके से डिजाइन करके रखा है जिससे कॉपी में किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट पेज देखेंगे अपन। देखिए प्रश्न नंबर 10 इसमें किस तरीके से लिखा है, ये प्रश्न नंबर 11 है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप जैसे कि आप मान के चलो ट्यूशन क्लास लेते हैं, तो आपका कभी भी टेस्ट होता है या किसी प्रकार का आप ओरल टेस्ट देने जा रहे हैं या आप किसी प्रकार का रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं या आपकी क्वार्टरली एग्जामिनेशन है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, तो उनमें आप कॉपी को इसी तरीके से जो है फिल करें जिस तरीके से आपको बताया गया है, जिससे कि परमानेंट आपको इस तरीके की हैबिट रहेगी और सबसे ज़्यादा नंबर लाने के लिए कॉपी को इसी तरीके से फिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब आपकी बात आती है इन प्रश्नों की। देखिए अब आपकी बात आई कि सर पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा मंडल पे जो है बोर्ड, वो पेपर बहुत ही सिंपल बनाता है। अब आप कहेंगे कि नहीं सर हमें तो ये प्रश्न आते ही नहीं है, नहीं, तो इसका अर्थ ये है कि आपने उन प्रश्नों को पढ़ा ही नहीं है। अपन किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे और वो चीज़ आपके सामने रख दी जाए तो सबसे जाहिर सी बात है कि वो आपको बहुत ही कठिन और बहुत ही मतलब डेंजरस लगेगी, क्योंकि वो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी उस क्वेश्चन के बारे में नहीं है तो वो क्वेश्चन आपके लिए दो बातें खड़ी करेगा। नंबर एक ये कि वो क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस आया है, और नंबर 2 कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं? ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट बन जाता है जो आपकी नज़र में कोई भी टीचर उस पर राइट का निशान लगा दे, मतलब आप समझते हैं कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। बट ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो होता है जो कि सिलेबस से पूछा जाता है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसे नोट किया जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूँ संचार के साधनों की, यदि आपको संचार के साधनों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन थोड़ा हटके भी पूछ लिया जाए तो भी वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस आपको दिया जाएगा तो फिर सिलेबस बनाने का कोई भी सेंस एमपी बोर्ड नहीं रखेगा। लेकिन एमपी बोर्ड कभी भी बिना सिलेबस के पेपर नहीं देता है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि हम टॉप नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ पास आउट होना है। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी एक मेरी गाइडलाइन यही रहेगी कि वो विद्यार्थी भी टॉपर की कॉपी करना सीखें, टॉपरों से कंपटीशन करना सीखें। यदि आप कंपटीशन ही अपने से नीचे वाले बच्चे के साथ करोगे तो टॉपर तो छोड़ो, आप पास भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने जिसकी कॉपी की है वो विद्यार्थी किस कंडीशन में है ये आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इसने देखो लिखने का तरीका, जैसे प्रश्न नंबर 15 है तो इसमें इसने पैराग्राफ कंप्लीट लाइन बाय लाइन इस तरीके से आंसर को नोट किया है। उसके अलावा इसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी इसने अगले पेज पर लिखा है, बिल्कुल इसमें कोई भी काटापीटी नहीं किया है इसने। उसके बाद कोई भी क्रॉस नोट नहीं लगाया है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरीके से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, कोई भी फसल रबी और खरीफ की फसल में यदि अंतर पूछा गया है तो उन्होंने बिल्कुल बॉक्स बाई बॉक्स अंतर बनाया है। इसे आप पैराग्राफ बाई पैराग्राफ भी नोट कर सकते थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, इस तरीके से इसने जो है यहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट किया है।
सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल सेटल तरीके से रखें कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंडल है उसके प्रत्येक सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट को अपने नज़र में रखें कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट से या कौन से चैप्टर से ओटी आती है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न आता है। तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी है जो अपने आप को माइंड में सेट करके रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सेल्फ नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स बनाएं उस तरीके से जिस तरीके से हमें सिर्फ एग्जाम देने जाना है और उस एग्जाम में जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उसी तरीके से हमको सेल्फ नोट्स बनाना है। सेल्फ नोट्स बनाते समय आप दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले आप सिलेबस को नोट करें, दूसरी बात आप बुक को साथ में रखें। गाइड हैं, परीक्षा अध्ययन है, इनसे तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर किताब आपके साथ होगी तो आप ऐसी बहुत सी चीज़ें सीख जाएंगे जो आपको गाइड में और परीक्षा अध्ययन में कतई नहीं मिलेगी। मतलब ये कि जब आप प्रश्नों का उत्तर अपने फेयर में या अपने सेल्फ नोट्स में लिखने के लिए बैठे हैं तो सबसे पास में अपनी किताब रखें और उसका आंसर आप एक बार किताब से ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको नई से नई चीज़ें सीखने मिलेंगी और उन्हें आप रटने की अपेक्षा समझें। जैसे कि एक प्रश्न का उदाहरण मैं दे देता हूँ। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो वन हैं उनसे वनों से अपन को जो डायरेक्ट लाभ हैं, मतलब कि प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। मतलब अगर अपन वन से कोई चीज़ जाते हैं और डायरेक्ट तोड़ के ले आते हैं तो उसका अपन को डायरेक्ट फ़ायदा हो गया, और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष मतलब क्या है कि अपन गए और कोई भी चीज़ को तोड़ के नहीं ला सकते, उसका अपन यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, आप जंगल में कभी भी जाते हो तो क्या डायरेक्ट फर्नीचर की टेबल वहाँ से उखाड़ के ले जाते हो? बिल्कुल नहीं। पहले क्या करते हो, आप फर्नीचर की दुकान पे जाते हो, फर्नीचर के शोरूम पे जाते हो, वहाँ जाके आप डील करते हो कि हमें शीशम की लकड़ी का फर्नीचर चाहिए, सागवान की लकड़ी का फर्नीचर चाहिए। फिर वो लोग जंगली जो बिजनेस कर रहे हैं, जंगल का जो व्यापार कर रहे हैं, उनसे डील करती हैं तो जंगल से लकड़ी आती है, फिर वहाँ फर्नीचर बनता है। उसके बाद आपको इनडायरेक्टली उसका पूरा प्रॉफिट मिलता है। जैसे अगर आप चाहें कि मैं लोहे की खदान में चला जाऊं और वहां से लोहे की गाड़ी और बना के ले आऊं, इट्स इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि सबसे पहले आप शोरूम जाएंगे, डील करेंगे, तब आपकी जो गाड़ी है या आपकी जो मोटर व्हीकल है वो लोहे का बन के आपके पास आएगा। तो ये जो है किसी भी खदान का इनडायरेक्ट बेनिफिट है, मतलब आप उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। अब डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें, अगर आपको प्रत्यक्ष लाभ लेना है तो आप अपने जानवरों को लेकर जंगल चले जाइए। अगर आप डायरेक्ट जानवरों को लेकर जंगल चले जाएंगे तो वो जितना भी जंगल में घास है, चारागाह है, पेड़ फूल पत्तियां, इन्हें आप जो आपके जानवर हैं वो डायरेक्ट खा सकते हैं। तो आपको उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिला कि आप प्रत्यक्ष रूप से उसका पूरा फ़ायदा ले पाए, मतलब आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिला। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम गए डायरेक्ट जंगल में पहुँच गए। अब जंगल में अपन ने देखा कि सेब का पेड़ लगा हुआ है, तो अपन को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ना इसे किसी के धोने की ज़रूरत है, ना किसी, अपन तो डायरेक्ट गए, तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। ये अपन को सीधा लाभ मिल गया। और अगर मैं कहूँ कि आपको, जैसे दिल्ली जैसी सिटी में आप रह रहे हैं तो आपने क्या किया, हमें आम खाने हैं, तो अब आप आम के पेड़ के यहाँ तो जाओगे नहीं, आप मार्केट से खरीदोगे, तो ये आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला। उसके बाद आप देखेंगे गोंद है, ये सारी चीज़ें अपन को जो है जंगल से डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है ताकि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सटीक तरीके से लिख सकें, जिससे आपको एमपी बोर्ड में टॉप करने में बिल्कुल आसानी होगी। और मेरी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के बाद सारे विद्यार्थी मध्य प्रदेश में एक टॉपर के लिए स्टडी करेंगे, एक टॉपर बनने के लिए स्टडी करेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी, देखिए ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि इस वीडियो को अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कौन टॉपर बन जाए, ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी मानसिकता बदलिए, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन की यही पहचान है कि शिक्षा चाहे आपके पास किसी भी रूप में हो, नोट्स में, कॉपी में, दिमाग में, मोबाइल में, किसी भी तरीके से आपके पास शिक्षा है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी है जिसे हो सकता है उसे किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो और ये वीडियो उसके लिए बहुत ही कारगर साबित हो जाए, तो वो सबसे ज़्यादा थैंक यू आपको देगा, क्योंकि उसको ये वीडियो आपके द्वारा भेजी गई है, राइट। तो इस तरीके के आगे भी मैं आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड या आपको किसी भी परीक्षा से रिलेटेड, परीक्षा में टॉप करने के लिए, परीक्षा में क्वेश्चन आंसर कैसे लिखे जाएं, क्वेश्चन आंसर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, अगर आपके सामने कोई ओरल टेस्ट लेने आ जाए तो आप किस तरीके से उसके साथ डील करेंगे, किस तरीके का आप आंसर देना जरूरी समझेंगे, तो ये सारे जो वीडियो हैं, ये सारे जो लेक्चर हैं वो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, राइट।
उसके बाद अपन एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। उस टॉपिक में अपन बात करेंगे कि आपकी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से क्या आप आंसर दे के आ पाते हो। अब आपको मैं एक बात बता दूं, आपके 10th क्लास में मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, तो आपके ऐसे जो विषय हैं जिनका आंसर आप, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, क्वेश्चन कोई पूछा जा रहा है और उसका आंसर आप कोई नोट करके आ रहे हो। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि सबसे पहले आप उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझें कि वो क्या पूछ रहा है, उसका आंसर अपन क्या दे रहे हैं, राइट। अब आपको मैं एक छोटी सी जानकारी अपनी एकेडमी के बारे में देना चाहूँगा। हमारी एकेडमी पर इस तरीके के ऑनलाइन लेक्चर चालू हैं। उसमें आपका मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट फ़िलहाल चालू किए गए हैं। सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और हिंदी, ये 3 के लेक्चर अभी फ़िलहाल कंटिन्यू हैं। मैथमेटिक्स का लेक्चर आपका जो है थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा, गुरुवार से। तो मैथ का लेक्चर आपका 1.1 से स्टार्ट होने वाला है, जिसका टारगेट दिया गया है 4 महीने, मतलब कि मैथमेटिक्स को 4 महीने में बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू वीडियो लेक्चर। उसके बाद आपको ये लेक्चर सबसे पहले मॉर्निंग में आपके पास मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका गुरुवार से स्टार्ट हो जाएगा। और जितने ज़्यादा विद्यार्थी आप जोड़ सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़ दीजिए। इस वीडियो लेक्चर को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, जिससे गुरुवार से जो मैथमेटिक्स की क्लास आपके लिए स्टार्ट होने जा रही है वो प्रत्येक विद्यार्थी को बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, बिल्कुल फ्री। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप बिल्कुल 1 घंटे का समय रेगुलर निकालिए, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आपको जो है मैथमेटिक्स का लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें एक एक एक्सरसाइज को बहुत ही बारीकी से विद एग्जाम्पल सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर जो है आपके तरीके से जितने ज़्यादा आपके टच में स्टूडेंट्स हैं उन तक यह वीडियो लेक्चर अवश्य पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट मुलाकात अपनी मैथमेटिक्स के लेक्चर में होगी, मतलब तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और आज के समय में कोरोना का काल चल रहा है, तो आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए। किसी भी कोचिंग सेंटर पर, किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना का कहर भारत देश में अभी भी बिल्कुल संपूर्ण तरीके से जारी है। और इससे सुरक्षित रहने का सिर्फ एक ही उपाय है, सेल्फ लॉकडाउन। मतलब आप खुद ही अपने आप को लॉकडाउन में महसूस कर सकते हैं और आप अपने घर में रहें। किसी भी प्रकार का लेक्चर आपको चाहिए या किसी प्रकार के नोट्स चाहिए या किसी प्रकार का वीडियो लेक्चर चाहिए या किसी प्रकार का जो क्वेश्चन है आपकी इसमें समस्या है, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप कमेंट करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप देखकर हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी FB ID है जिस पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, अलविदा। और याद रखें कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और घर पे सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना का जो काल है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत गहरे प्रकोप में चल रहा है। अपनी नेक्स्ट मुलाकात गुरुवार को होगी, उससे पहले मुलाकात होगी लेकिन किसी अदर लेक्चर के साथ। मैथमेटिक्स की जो मुलाकात है वो अपनी गुरुवार को सुबह 7 बजे होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। Keep it real.